एकीकरण, जो कि बोर्ड एग्जाम का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, लगभग हर एक वर्ष पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इटली के एकीकरण से क्या आशा है। देखिए, प्रारंभ में इटली अनेक छोटे-छोटे भागों में वर्गीकृत था, जिसे सन 1871 में एक राष्ट्र का दर्जा दिया गया, जिसे हम इटली का एकीकरण के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रारंभ में इटली बहुत सारे छोटे-छोटे भूखंडों में वर्गीकृत था, जैसे सिसिली, सार्डिनिया, नेपल्स, टस्कनी, पार्मा, मोडेना, वेनेशिया, लैम्बार्डी, पिडमांट, ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे भागों में इटली विभाजित था, जिसके कारण इटली का कोई एक विशेष पहचान नहीं था। अनेक बुद्धिजीवी और कठिन परिश्रमी लोगों के नेतृत्व के आधार पर इटली का एकीकरण संभव हुआ। मतलब क्या कि इटली को एक राष्ट्र का दर्जा मिला। देखिए, इटली अनेक भागों में विभाजित था। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, क्योंकि उस समय अनेक शक्तियों का आविर्भाव था जो नहीं चाहते थे कि इटली एक बड़े राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आए। पहली बात, अब इसी तरह से हम छोटे-छोटे बिंदुओं को अध्ययन करते हुए समझेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे संभव हुआ, किन-किन व्यक्ति विशेष ने इटली के एकीकरण में नेतृत्व किया, कितने चरणों में इटली का एकीकरण संभव हो सका, इन सभी बिंदुओं पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इटली के एकीकरण में क्या-क्या बाधाएं थी। देखिए, इटली का सबसे बड़ा जो बाधा था, इटली के एकीकरण से आपको मतलब समझ में आ गया। इटली का एकीकरण से मतलब क्या है कि इटली के ये छोटे-छोटे भूभाग जो है ना, इन सभी को मिला करके एक राष्ट्र का बना, एक राज्य बना, जिसको हम लोग इटली के रूप में जाना जाता है। ठीक है? और जिसकी बाद में चल करके राजधानी क्या बनी? रोम बनी। ठीक है? तो अभी हम लोग अध्ययन करेंगे कि इटली के एकीकरण के क्या-क्या नकारात्मक पक्ष थे, अतः इटली के एकीकरण में क्या-क्या रुकावटें थी, क्यों इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। देखिए, अगर सबसे पहले बिंदु की हम बात करें तो इटली छोटे-छोटे भागों में विभाजित था। इटली छोटे-छोटे भूखंडों में क्या था? विभाजित था, जहां पे अनेक प्रकार के शासन साम्राज्यों का शासन था। वहां पे अधिकतम लोग अशिक्षित थे, वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण इटली के एकीकरण में कोई सहायता व्यक्ति विशेष से मिल नहीं रहा था। यानी वहां की जो जनता थी, वहां के जो नागरिक थे, उनका सहयोग इटली के एकीकरण में बहुत कम था। और वो कारण क्या था? अशिक्षा और वहां की गरीबी। यानी कि वो इतने योग्य थे ही नहीं कि इटली के एकीकरण में मदद कर सके। दूसरी बात, लैम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का शासन था। देखिए, ये इटली का विभाजन से पूर्व, यानी इटली के एकीकरण से पूर्व जो उसके विभाजित भाग थे, उनके कुछ नाम है। तो यहाँ पे लिखा गया है लैम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का शासन था। पहले समझिए ऑस्ट्रिया क्या है। ऑस्ट्रिया उस समय का एक बहुत ही प्रभुत्व रखने वाला राष्ट्र था, जो बहुत ही सैन्य शक्ति से रूप में, धन संपदा के रूप में बहुत ही संपन्न राष्ट्र था। इसके पास सैन्य शक्ति, तकनीकी, हर एक चीजों से ये पूरी तरह से परिपूर्ण थे, जिसके कारण ये संपूर्ण यूरोप में अपना बहुत ज्यादा वर्चस्व बनाए रखे थे। और ऑस्ट्रिया, क्योंकि इटली के जो दो भूभाग लैम्बार्डी और वेनेशिया, इस पे ऑस्ट्रिया का क्या था? अधिकार था। ऑस्ट्रिया का शासन चलता था वेनेशिया और लैम्बार्डी पे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि वेनेशिया और लैम्बार्डी ये ये इटली में मिले और इटली एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आए। ऐसा ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था। तो एक ये भी कारण है कि लैम्बार्डी एवं वेनेशिया, जो कि इटली का एक प्रमुख भाग था, उस पर ऑस्ट्रिया का शासन था। दूसरी बात, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे महान जो शक्तियां थी उस समय, वो लोग नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, क्योंकि यदि इटली का एकीकरण होता तो इटली एक बहुत ही समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर आता और बाद में इन्हें चुनौती प्रस्तुत कर सकता था ऑस्ट्रिया को, फ्रांस को, इंग्लैंड को। इसलिए ये कभी नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। यानी कि आप सीधा सीधा कहिए, इटली एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर आए, ये पड़ोसी राष्ट्र नहीं चाहते थे। दूसरी बात, तो हमने सबसे पहले ये समझा क्या क्या रुकावटें थी। पहली बात यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे भागों में विभाजित होना।
छोटे-छोटे भागों को मिलाना एक कठिन सा कार्य होता है, इसलिए इटली के एकीकरण में यह एक बाधा था। दूसरी चीज़, यहाँ पे अधिकतम लोग अशिक्षित थे, गरीब थे, जिसकी वजह से वहाँ पे एकीकरण में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा और इटली का जो 2 प्रमुख भाग था, लombardy और वेनेशिया, इस पर किसका शासन था? ऑस्ट्रिया का शासन था। चौथी बात, फ्रांस और इंग्लैंड, जैसे आप देखेंगे इन सब साम्राज्यों पे ये 2 का नेपल्स का शासन है, जहाँ पे फ्रांस का, यहाँ पे कुछ भागों पे रोम का शासन था। यानी कि इटली के अनेक भागों पर देखेंगे तो फ्रांस हो गया, इंग्लैंड जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कहा जाता है, उनका शासन था। वो कभी नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, इटली एक बड़े राष्ट्र के रूप में उभर कर आए। तो ये कुछ नकारात्मक पक्ष थे जिसकी वजह से इटली के एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं आ रही थी। लेकिन कहा गया है जहां पे समस्याएं होती हैं वहीं पे उसका हल भी निकाला जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ सकारात्मक पक्ष क्या थे। कुछ कमियां थी तो कुछ अच्छाइयां भी थी। सबसे बड़ी अच्छाई वहां पर यह थी कि भले ही इटली इतने छोटे छोटे भागों में वर्गीकृत था, भले ही इटली इतने छोटे छोटे भागों में वर्गीकृत था, लेकिन इटली में भाषा और धर्म एक समान था। सभी लोग कैथोलिक धर्म से संबंधित थे और वहां पे सभी लोगों की भाषाएं एक थी, वहां के सभी लोगों की लिपि भी एक थी। इसलिए ऑस्ट्रिया सॉरी इटली का एकीकरण बहुत आसानी से हो सका। यदि अनेक भाषाएं, अनेक मत होते तो वहां पर इटली के एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो जाती। ठीक है। तो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है वहां का भाषा, धर्म और लिपि। इनमें समानताएं थी, यानी भले ही छोटे छोटे राष्ट्रों में ये लोग वर्गीकृत थे, लेकिन यहाँ पे भाषा और धर्म के रूप में समानता थी। यानी धार्मिक समानता, भाषात्मक समानता जो थी, वो ये सभी इटली में परिपूर्ण थे, जिसकी वजह से इटली में बहुत सहायता प्रदान हुआ और इटली के एकीकरण में। अगला बिंदु है नेपोलियन द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा को जो बढ़ावा मिला था। यानी नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन ने जब ऑस्ट्रिया पे आक्रमण किया था, सॉरी इटली के इन भूभागों पर आक्रमण किया था, तो वहां पे अनेक उसने राष्ट्रवादी विचारधारा को जन्म दिया था। जो मध्य भाग था इटली का, वो नेपोलियन के शासन में बहुत अधिक प्रभावित हुआ, जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई। किसकी भावना उत्पन्न हुई? राष्ट्रवाद की भावना। यानी कि नेपोलियन के आक्रमण से ये जो मध्य भाग इटली का है, यहाँ पे लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना का जागरण हुआ था, जिसके कारण बाद में चल करके इटली के एकीकरण में ये लोग अहम भूमिका निभाए। ठीक है। अगला एक बिंदु है फ्रांस की क्रांति। देखिए, जिस समय इटली का एकीकरण हो रहा था, उसी समय फ्रांस में जो क्रांति थी, जो फ्रांसीसी क्रांतियां हुई थी, जिसमें मानववाद का नाम आता है, पुनर्जागरणवाद का बिंदु भी आता है। यानी लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया गया था अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए, अपने देश के हितों के लिए, राष्ट्रवाद की भावना के लिए। तमाम बिंदुओं पर फ्रांसीसी क्रांति में जोर पड़ा था, जिससे लोग भाषा, धर्म, झंडा, इन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा प्रेरित हुए थे। यानी यूनिफिकेशन के लिए फ्रांस की क्रांति जिम्मेदार है। यानी एकीकरण के लिए फ्रांस की क्रांति कहीं न कहीं पूरे यूरोप में एक अहम क्रांति के रूप में थी। यानी फ्रांस की क्रांति से ये इटली के ये भूभाग थे, यहाँ पर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना और फ्रांस की क्रांति के जो परिणाम थे, उससे ये लोग प्रेरित थे। अगला एक बिंदु है राष्ट्रवादी एवं उदारवादी भावना का उदय होना। हमने बोला कि नेपोलियंस का जो राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए कारगर था। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, उसके फलस्वरूप जो इटली के तमाम भूभाग थे, यहाँ पे लोगों के अंदर उदारवादी भावना और राष्ट्रवादी भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके फलस्वरूप ये लोग आगे चल करके इटली को एक राज्य, एक राष्ट्र का दर्जा दिए और इटली के एकीकरण को करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं इटली का एकीकरण हुआ, लेकिन इटली का एकीकरण कैसे हुआ, किन किन चरणों में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ, सबसे पहले कौन जिम्मेदारी लेगा इटली के एकीकरण के लिए, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, इटली का जो उस समय का राजा था, इटली का जो उस समय का राजा था, विक्टर एम्यूल वहां के उस समय के राजा थे। और विक्टर एम्यूल जब वहां के राजा बने, उससे पहले उनके पिताजी थे। पिता एक बार हुआ क्या था कि इनके पिता थोड़ा सा
एक्साइटेड होकर के ऑस्ट्रिया, जो कि बहुत ही शक्तिशाली रास्ता, इस पे आक्रमण कर देते हैं और उस आक्रमण में वो लैम्बार्डी और वेनेसिया को अपने में मिलाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रिया की सेना से विद्रोह कर दिया और एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। और उस युद्ध में जो पिडमंट के राजा थे उस समय, उनको बहुत बुरी तरह से हार मिला था। बाद में इन्होंने क्या किया, ये हार से थोड़ा-सा इस हार से इन्होंने सबक लिया और अपनी गद्दी अपने बेटे को सौंप दिया, जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड। अब विक्टर इमैनुअल सेकंड एक सक्षम राजा था, एक अच्छे राजा का धर्म निभाता है और जिस समय विक्टर इमैनुअल यहाँ का राजा बनता है, कहाँ का? इटली का, उसी समय वहां पे काउंट कैवुर वहां का प्रधानमंत्री घोषित होता है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं काउंट कैवुर था कौन और किस तरह से उत्तरदायित्व निभाता है। देखिए, काउंट कैवुर को इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा प्रेरणादायक स्रोत काउंट कैवुर को दिया जाता है। सबसे ज्यादा इसको वैल्यू दिया जाता है इटली के एकीकरण में, क्योंकि इटली का एकीकरण कैसे होना है, किन किन कार्यों को करना आवश्यक था, उन सभी जिम्मेदारियों को ये बहुत ही बखूबी से निभाते हैं। क्योंकि काउंट कैवुर पहले इटली के वित्त मंत्री रहे 1850 में। बाद में जब विक्टर इमैनुअल राजगद्दी हासिल करते हैं तो इन्हें प्रधानमंत्री का दर्जा मिलता है। जब ये वित्त मंत्री बनते हैं तो जो पिडमंट था, यहाँ के राजा थे विक्टर इमैनुअल, क्योंकि इटली का तब तो एकीकरण हुआ नहीं था, तो पिडमंट के जब राजा विक्टर इमैनुअल को बनाया गया तो वहां के वो प्रधानमंत्री बने। पहले वहां पिडमंट के ये क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो उन्होंने बहुत सारे व्यापारिक गतिविधियों को और वहां की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार किया। उसके बाद 1852 में विक्टर इमैनुअल जब वहां की गद्दी संभालते पिडमंट का, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद काउंट कैवुर को दिया जाता है। काउंट कैवुर जो था वो बहुत ही अच्छा कूटनीतिक और राजनीतिज्ञ था, यानी उसको ये चीजें पता था कि हम किस तरह से इटली का एकीकरण कर सकते हैं। इटली के एकीकरण का संपूर्ण खांचा तैयार करने का जिम्मेदार काउंट कैवुर ही था। काउंट कैवुर एक तरह से समझ लीजिए इटली के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका निभाता है। और दूसरी बात कि प्रथम चरण में विक्टर इमैनुअल और ये काउंट कैवुर, इसकी कुटिल रणनीति जो थी, उन दोनों की सहायता से सबसे पहले इन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर, किसके साथ? फ्रांस के साथ मिलकर लैम्बार्डी और वेनेसिया, इन दोनों पर युद्ध, यानी इन दोनों पे कब्जा करने के हेतु युद्ध का ऐलान कर दिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ, जिसमें इनको विजय प्राप्त होती है। सबसे पहले क्या किया कि कैवुर ने इसको एक वैश्विक स्तर इटली का एकीकरण बना करके फ्रांस से मदद लिया। फ्रांस से मदद लेने के बाद पिडमंट, जहां के विक्टर इमैनुअल राजा थे और काउंट कैवुर वहां के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया, सार्डिनिया पिडमंट ने लैम्बार्डी और वेनेसिया पे आक्रमण कर दिया ऑस्ट्रिया के शासन से छुड़ाने के लिए। लेकिन चूंकि एक वैश्विक स्तर था, इसमें फ्रांस का मदद इन्होंने लिया था पिडमंट और सार्डिनिया ने, तो फ्रांस पे बाद में थोड़ा सा दबाव डाला गया, जिससे फ्रांस युद्ध से हट गया और एक संधि के फलस्वरूप लैम्बार्डी को पिडमंट में मिला दिया गया। इन लैम्बार्डी को पिडमंट से मिला दिया गया और ये प्रथम सफलता माना जाता है इटली के एकीकरण में। कारण ये था क्योंकि सबसे पहले लैम्बार्डी और वेनेसिया एक बहुत ही समृद्धशाली राज्य थे जो ऑस्ट्रिया के शासन में चलते थे। तो ऑस्ट्रिया पर विजय पाना एक तरह से हम कह सकते हैं इटली में सार्डिनिया पिडमंट के नेतृत्व में जो इटली का एकीकरण हो रहा था, एक प्रमुख स्रोत का कारण बना। यानी उनको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली, यहाँ से उनको एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई कि हम ऑस्ट्रिया से लड़ करके यदि लैम्बार्डी ले सकते हैं तो हम ये संपूर्ण जो छोटे छोटे भूखंड है इनको अपने अंदर मिला करके इटली का निर्माण कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या हुआ कि लैम्बार्डी और वेनेसिया पे पिडमंट सार्डिनिया के राजा ने आक्रमण किया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, जिसके परिणामतः लैम्बार्डी पिडमंट में मिल गया लेकिन वेनेसिया नहीं मिल पाया। वेनेसिया अभी भी ऑस्ट्रिया के शासन व्यवस्था में था। द्वितीय चरण में देखिए, अब चूंकि हमने बताया काउंट कैवुर एक बहुत ही ज्यादा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, तो इसने क्या किया कि नेपोलियन जो था, नेपोलियन से मिलकर के इसने क्या किया, जो नेपोलियन का एक विचारधारा था राष्ट्रवादी का, उसने बहुत सारे उस समय काम किए थे मध्य भाग में। मध्य भाग जो इटली का था, यहाँ पे
जब नेपोलियन ने आक्रमण किया था और राष्ट्रवादी भावना यहाँ पे बहुत चरम पे थी, यानी नेपोलियन के आदर्शों को लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। इटली के ये जो मध्य भाग था, परमा हो गया, मोडेना हो गया, टस्कनी हो गया, रोम हो, यहाँ पे बस समझ लीजिए रोमानिया होगा, यहाँ पे पूरी तरह से नेपोलियन से प्रभावित लोग थे। अब चूंकि नेपोलियन उस समय थर्ड था वहां का, यहाँ का राजा, तो विक्टर जो काउंट कैबूर थे, इन्होंने नेपोलियन का मदद लिया और जन विद्रोह करवा दिया। ये सब जो मध्य भाग था, जैसे कि परमा, मोडेना, टस्कनी, रोमानिया, इन सब जगहों पर उन्होंने जन विद्रोह कर दिया, अपनी राजा के प्रति क्या युद्ध का ऐलान करवा दिया। जनता उसके बाद समर्थन कर देती है सार्डिनिया और पिडमांट का, और सार्डिनिया पिडमांट में फिर ये जो मध्य भाग इटली का है, यह भी इसमें मिल जाता है। यानी कि प्रथम चरण में मिलता कौन है? लैम्बार्डी। सबसे प्रथम चरण में लैम्बार्डी मिलता है, बाद में परमा, मोडेना, टस्कनी, ये सभी जो भूभाग हैं ये पिडमांट और सार्डिनिया में एक हो गए। यानी कि धीरे धीरे देखिए कि इटली का एकीकरण में जो छोटे छोटे राज थे वो पिडमांट की अगुवाई में, सार्डिनिया पिडमांट की अगुवाई में, पिडमांट और सार्डिनिया से मिलते हुए जा रहे थे, और सार्डिनिया पिडमांट का सैन्य शक्ति, जन समर्थन सभी बढ़ते जा रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पे अनेक समस्याएं थी, जैसे कि जो निचला भाग था सिसिली और नेपल्स का, ये इस पे पिडमांट का इतना ज्यादा वर्चस्व नहीं था कि इसको वो जीत सके और अपने में मिला सके। इसके लिए जो सबसे ज्यादा मदद किया वो गैरिबाल्डी ने। गैरिबाल्डी देखिए, गैरिबाल्डी एक बहुत ही बड़ा प्रजातंत्रवादी विचारधारा का था, जो बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त भी था। राष्ट्रभक्त क्यों था अभी मैं बताता हूं। पहली बात समझिए कि गैरिबाल्डी कार्बोनरी संस्था और यंग इटली का सदस्य रह चुका था। यंग इटली क्या थी? यंग इटली वो था जिसकी स्थापना मैजनी ने किया था। मैजनी भी का जो कार्बोनरी संस्था थी उसका पहले सदस्य था, लेकिन कार्बोनरी संस्था में जो उसके आदर्श थे इतने योग्य नहीं थे कि इटली की कर सके, क्योंकि कार्बोनरी संस्था में जब ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध किया गया था तो अनेक जो कर्मचारी थे, जो अनुयायी लोग थे, जो उसके लीडर्स थे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। खुद मैजनी भी जेल में रहे थे। तो उनको ऐसा लगता था कि ये जो कार्बोनरी संस्था है ये इटली का एकीकरण करने के योग्य नहीं है। बाद में मैजनी को यह बात समझ में आई कि अब जो भी परिवर्तन इटली का संभव हो पाना है वो युवाओं द्वारा हो पाना है। इसलिए उसने 1831 में एक नई संस्था का गठन किया जिसे यंग इटली कहा गया, और गैरिबाल्डी भी इसी संस्था के सदस्य रह चुका था। चूंकि ये गणतंत्रवादी विचारधारा का था और ये प्रजातंत्रवादी विचारधारा का था, लेकिन दोनों के उद्देश्य एक ही थे कि इटली का एकीकरण करना ही करना है। आई बात समझ में? तो तृतीय चरण में गैरिबाल्डी ने क्या किया कि जो सिसिली और नेपल्स था, इसकी एक सेना थी जिसमें बहुत कम लोग थे, शायद उसे लाल कुर्ती सेना के नाम से जाना जाता है। गैरिबाल्डी की वो जो छोटी सी सेना थी उसकी सहायता से, मात्र उसमें 1 से 2 हजार लोग अधिकतम संख्या रही होगी, उन्हीं एक छोटी सी सेना की टुकड़ी से उसने सिसिली और नेपल्स जैसे बड़े साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया और उसको अपने वश में कर लिया। तो इस प्रकार से जो इटली के अभी ये मध्य भाग और जो ऊपरी भाग था, इस पे पिडमांट का तो अधिकार हो गया था, लेकिन निचले भाग पे नहीं था। तो गैरिबाल्डी इन राष्ट्रों को जीत करके किसको सौंप देता है? समर्पित कर दिया पिडमांट को। यानी कि गैरिबाल्डी जो सिसिली और नेपल्स है इसको जीत करके पिडमांट को समर्पित कर दिया और एक राष्ट्रभक्त का दर्जा दिया, क्योंकि उसके बदले में से कुछ नहीं मिला, नहीं इसने कभी चेष्टा जाहिर की मुझे कुछ चाहिए। तो गैरिबाल्डी इसलिए राष्ट्रभक्त के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये सिसिली और नेपाल से एक बड़े भूभाग को जीत करके वो अपने देश के हित में, यानी कि इटली के एकीकरण में सहायता प्रदान करने के लिए पिडमंट को समर्पित कर दिया। तो तृतीय चरण में क्या हुआ? गैरिबाल्डी द्वारा नेपल्स और सिसिली को जीत करके सार्डिनिया पिडमंट में मिला दिया गया। अब आप देखेंगे कि ये जो सिसिली है ये सभी भूभागों पर अब पिडमांट का अधिकार है। पिडमांट में लगभग सभी भाग मिल चुके थे, सिर्फ एक पोप का साम्राज्य ऐसा था जो नहीं मिला था और एक वेनेशिया था। अब इनका भी एकीकरण अगले कुछ समय पर होगा। चतुर्थ चरण में वेनेशिया को मिलाया गया। देखिए, जिस समय इटली का एकीकरण हो रहा था उसी समय जर्मनी का एकीकरण भी उफान पर था।
फ्रांस का एकीकरण भी बहुत तेजी से हो रहा था। यानी कि अनेक देशों में एकीकरण की भावना बहुत रूप से विकसित रूप से फैली थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब प्रसा का और ऑस्ट्रिया का युद्ध होता है, जर्मनी के एकीकरण में आप लोग पढ़ेंगे प्रसा और ऑस्ट्रिया का युद्ध। तो ऑस्ट्रिया कहीं न कहीं प्रसा से युद्ध करने में लग जाती है और प्रसा के साथ एक समझौता सार्डिनिया पिडमांट के जो राजा थे विक्टर एम्मानुएल करते हैं और जिसमें ऑस्ट्रिया की हार होती है। प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच जब युद्ध होता है तो वहां पे ऑस्ट्रिया की हार होती है, पराजय होती है और इसी अवसर का उपयोग करते हुए पिडमांट ने क्या किया, वेनेशिया पर कब्जा कर लिया और वेनेशिया के जो भूभाग थे इस पर आक्रमण करके पिडमांट सार्डिनिया ने वेनेशिया को भी अपने अंदर मिला लिया। अब 90% लगभग इटली का एकीकरण हो चुका था। पहले चरण में क्या हुआ बेटा, लैम्बार्डी और वेनेशिया को अपने में मिलाया गया पिडमांट द्वारा आक्रमण करके फ्रांस की समर्थन के साथ। दूसरे में जन विद्रोह करवा दिया गया मध्य भाग में, जिसमें नेपोलियन के जो उद्देश्य थे, जो नेपोलियन के आदर्श थे, उसके आधार पर लोगों को पता था ये जो राष्ट्रवादी भावना है वो बहुत अच्छा है, इसलिए लोगों ने जन विद्रोह कर दिया और जन विद्रोह करके समर्थन कर दिया सार्डिनिया पिडमांट का, जिसके फलस्वरूप जो मध्य भाग था इटली का वो भी अब सार्डिनिया पिडमांट में विलय हो गया। तीसरी स्थिति में क्या हुआ, जो सिसिली और नेपल्स था, निचली भाग जो था, उसको गैरिबाल्डी ने अपनी एक खास सेना की टुकड़ी की सहायता से जीत लिया और जीतने के बाद उसे सार्डिनिया पिडमांट को समर्पित कर दिया, ताकि इटली का एकीकरण हो सके। चतुर्थ चरण में हमने बताया कि जो वेनेशिया था, जब ऑस्ट्रिया प्रसा के साथ युद्ध में लिप्त था, उस स्थिति में प्रसा द्वारा ऑस्ट्रिया को पराजित किया जाता है और पुनः जो ये वेनेशिया था ये पिडमांट में विलय हो जाता है, यानी कि ये उसी समय आक्रमण कर देते हैं वेनेशिया पे और वेनेशिया को भी अपने अंदर मिला लेते हैं। अब सिर्फ एक ही भाग बचा था जहां पे रोमन साम्राज्य था पोप का। अब यहाँ पे अंतिम चरण में क्या होगा देखिए, ये पोप का जो साम्राज्य, यहाँ पे रोम के ही सैनिक लोग रहते थे। यहाँ पे रोमन साम्राज्य यानी फ्रांस के ही सैनिक वहां पे रहा करते थे, अधिकतम वहां पे उन्हीं का अधिकार था। तो अंतिम अवस्था में क्या होता है कि प्रसा और फ्रांस के बीच जब युद्ध होता है, किसके बीच, प्रसा और ऑस्ट्रिया का हुआ, फिर प्रसा और फ्रांस से होता है युद्ध। इस स्थिति में फ्रांस की जो सेना थी यहाँ से अपने इन युद्धों में बनी प्रसा के साथ युद्ध में भाग लेती, जिससे यहाँ पे सैन्य शक्ति कम होती है। सैन्य शक्ति कम होने का और जब अवसर इनको दिखता है पिडमांट और सार्डिनिया को, तो वहां के राजा विक्टर एम्मानुएल यहाँ पे आक्रमण कर देते हैं और जो बचा हुआ ये भूभाग पोपल साम्राज्य का था उस पर भी अपना अधिकार जमा लेते हैं और इस प्रकार से पूरी इटली का एकीकरण हो जाता है। इटली के एकीकरण का मतलब क्या है कि ये जो संपूर्ण भूभाग आप लोग देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक राष्ट्र बन जाता है, जिसे हम इटली का नाम दिए। इटली के उस समय प्रथम राजा बने विक्टर एम्मानुएल और वहां की राजधानी रोम बना दी गई और इस प्रकार से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। यहाँ पर देखिए बेटा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने आपको बता दिया किस तरह से इटली का एकीकरण स्टेप बाय स्टेप संभव हुआ। अब दूसरी बात यह है कि ये कभी कभी पूछता है मैजनी कौन था, काउंट कैबूर कौन थे, गैरिबाल्डी कौन था। तो एक संक्षिप्त शब्दों में देख लीजिए, मैजनी एक गणतंत्रवादी आदर्शवादी व्यक्ति था जिसने 1831 में यंग इटली की स्थापना किया और इटली के एकीकरण में एक अहम भूमिका निभाया। मैजनी का क्या उत्तरदायित्व था वो समझ लीजिए। मैजनी एक समझ लीजिए, मैजनी अंदर ही अंदर इटली को एकीकरण में बहुत मदद करता है। ये कोई राजा नहीं था, ये कोई राजा नहीं था, लेकिन ये छोटे छोटे यानी कि युवा थे जो उस देश की जो जनता थी उनको जागृत करता था, उनको मोटिवेट करता था इटली के एकीकरण के लिए। इनकी संस्था थी यंग इटली, इस संस्था का इसने गठन किया था 1831 में और यंग इटली में जो यंगस्टर्स लोग पार्टिसिपेट किए थे उनकी बदौलत ही इटली का एकीकरण संभव हो सका, क्योंकि जो जन विद्रोह का समय है उसमें कहीं न कहीं मैजनी ने अहम भूमिका निभाई थी। दूसरी चीज, काउंट कैबूर जो कि इंजीनियर भी कहा जाता है इटली के एकीकरण का, जो उसका ढांचा स्वरूप तैयार किया था। इसलिए काउंट कैबूर कौन था कि यदि आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाने वाले काउंट कैबूर एक प्रबल कूटनीतिज्ञ एवं राजनीतिज्ञ थे, जो कि इटली के यानी सार्डिनिया और पिडमांट के प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने इटली के एकीकरण में एक अहम भूमिका निभाई और इटली को
वो भविष्य, वो सुनहरा कल दिखाने में सामर्थ्य प्रदान किया, जिसे हम आज इटली के रूप में जानते हैं। इस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए इटली का एकीकरण कब संपन्न हुआ, तो याद रखिएगा 1870 से 71 के लगभग इटली का एकीकरण पूरी तरह से संपन्न हुआ और इटली एक राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया और इटली एक समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर आया और आज भी इटली का वर्चस्व संपूर्ण संसार में एक अलग पहचान के साथ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इटली का एकीकरण में क्या बाधाएं थी, क्या उसमें सकारात्मक पक्ष थे, क्या सहायता प्रदान हुई किन किन चीजों से, दूसरे कितने चरणों में इटली का एकीकरण होना संभव हुआ है। इटली के एकीकरण में सबसे पहले लंबार्डी और वेनेशिया पे आक्रमण हुआ, बाद में मध्य भाग में जन विद्रोह करवा करके जो परमा, मोडेना, टस्कनी और रोमानिया था इसको अपने में विलय कर लिया गया सार्डिनिया पिडमांट के द्वारा। तृतीय चरण में जो निचला भाग था सिसिली और नेपल्स का, इसको गैरिबाल्डी के खास सेना द्वारा विजय घोषित करके यानी कि इस पे अपना साम्राज्य स्थापित करके गैरिबाल्डी ने जीत हासिल करके उसको राष्ट्र निर्माण में सार्डिनिया और पिडमांट को भेंट कर दिया। अगले अंतिम चरण में जब ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो कि वेनेशिया और पोपल साम्राज्य पे कब्जा बना रखे थे, यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर पड़ते हैं, तो धीरे धीरे जो सार्डिनिया पिडमांट के राजा विक्टर एम्मानुएल सेकंड थे वो आक्रमण करते हैं और धीरे धीरे इन भूभागों को भी अपने अंदर समाहित करके इटली को क्या करते हैं, एक समृद्धशाली राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है बेटा कि इटली के एकीकरण में, क्योंकि इटली का एकीकरण एक वैश्विक मुद्दा बनाने के लिए काउंट कैबूर ने बहुत बहुत ही कूटनीतिक के तरीकों से लोगों से मदद लिया। इन्होंने इंग्लैंड से भी मदद लिया, फ्रांस से भी मदद लिया, समय समय पर सबकी मदद के साथ इसको वैश्विक स्तर बना करके कई समझौते और संधियों के फलस्वरूप इटली का एकीकरण संभव हो सका है। इसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय यदि दिया जाए तो काउंट कैबूर को, क्योंकि ये कुटिल वित्त मंत्री के साथ साथ जब सार्डिनिया पिडमांट, अच्छा एक बात और प्रश्न आता है कि सार्डिनिया पिडमांट ने ही नेतृत्व क्यों किया इटली के एकीकरण में, तो इसका सिर्फ एक ही सबसे सरल जवाब है बेटा कि सार्डिनिया और पिडमांट उस समय के सबसे समृद्धशाली राज्य थे, भूभाग थे इटली के, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। यही एक ऐसा साम्राज्य था जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध चुनौती देकर सकता था, क्योंकि जो वियना संधि हुई थी वो एक बहुत ही घृणापूर्ण संधि थी। इसमें बहुत ज्यादा इटली को इस प्रकार से वर्गीकृत और विभाजित किया गया था कि इटली कभी एक न हो पाए। ऑस्ट्रिया ने कई कूटनीतिक तरीकों का उपयोग करके लैम्बार्डी और वेनेशिया पे अपना कब्जा ले, मध्य भाग पे फ्रांस को दे दिया, कुछ भाग को रोम को दे दिया। तो यहाँ पे अब देखिए कि ऑस्ट्रिया ने वीना संधि में इटली का विभाजन इस प्रकार से किया था कि इटली कभी एक न हो सके, लेकिन कहा जाता है कि जहाँ पे अंधेरा है रोशनी वहां पे आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो यहाँ पे मैजनी, काउंट कैबूर और गैरिबाल्डी जैसे महान लोगों का आगमन होता है और जिनकी अगुवाई में क्या होता है, जिनके लीडरशिप में इटली का एकीकरण संभव हो सका। आई होप आज आपको समझ में आया होगा। अगले क्लासेस में हम लोग जर्मनी के एकीकरण पे अध्ययन करेंगे।